और शिवम भाई, क्या हाल है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। घर में सब बढ़िया? बात कर लिए? भैया तो चले गए दिल्ली उसी दिल्ली? दिन ही। कहाँ, आंदोलन में? हाँ, आंदोलन की तो लहर चल ही पड़ी है। और अभी तक अब तो खत्म हो गया है, इस्तीफा दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। और अब वापस आ ही रहे होंगे तो आते हैं तो बात करता हूँ। हाँ, ख़त्म तो होना ही था और इस्तीफ़ा भी, क्योंकि आंदोलन जो था वो पूरे देश में फैल रहा था। आंदोलन किसी पार्टी का नहीं बचा था, आंदोलन ये विद्यार्थियों का हो गया था। और कहते हैं ना कि जब देश का नागरिक जाति से, धर्म से, क्षेत्र से उठकर किसी मुद्दे के लिए खड़ा होता है, अगर वो मुद्दा शिक्षा हो तो उसको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे मैं भी देख रहा था कि ये जो आंदोलन चल रहा था तो विद्यार्थियों का जी, पर कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था हमारे 1857 के विद्रोह की। हाँ, देखो जैसे यहाँ पे इस समय भी जो विद्रोह चला ही है, पहले दिल्ली से स्टार्ट हुआ। उसमें क्या था, हम लोग दिल्ली की ओर चले थे। यहाँ पे दिल्ली से स्टार्ट हुआ, लखनऊ में भी चला, इलाहाबाद में भी चला, इसी तरह अन्य शहरों में भी चला। यही हाल हुआ था 1857 में। अभी तो हो गया इस्तीफा, लेकिन 2 दिन पहले देखे जिस हिसाब से चल रहा था, कहीं बिहार में हो रहा था, फिर लखनऊ में हो रहा था, तो मुझे ऐसा जिस तरीके की हिंसा हुई, बर्बरता हुई, लग नहीं रहा था कि सरकार झुकेगी। हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि देखो 1857 में यही हुआ था। अंग्रेजों की याद आ गई होगी। हाँ, 1857 में यही हुआ था। आंदोलन चला हर तरफ से, लेकिन नेतृत्वकर्ता कोई सही नहीं रहा। मेन जो दिल्ली में था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहादुर शाह को बनाया गया था, वो एजेड थे, तो उस हिसाब से उन्होंने नेतृत्व नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे जो नेतृत्व कर रहे थे कि शायद ये आंदोलन वो शायद सफल ना बना पाए। तो मेन चीज़ ये होती है कि अनुभव कितना है राजनीति का आपको। और दूसरी बात, एक होता है कि राजनीतिक हित साधना और एक होता है राष्ट्र हित साधना। जब उद्देश्य राष्ट्र हित साधना होता है तो नेतृत्व भी अच्छा होता है, जैसा कि गांधी ने किया था, है ना। तो मैं अभी तो मुझे उसने इस आंदोलन ने याद तो दे 1857 की। अब मैं चाह रहा हूँ कुछ थोड़ा बताओ कि 1857 में जैसे लोग कहते हैं कि कारतूस को लेके आंदोलन हुआ था, लेकिन ये तो जैसे अभी किसी से पूछोगे तो ये बताइए हाँ कारतूस था और चर्बी वाला था, इसलिए आंदोलन हुआ। लेकिन वो विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। ठीक है, तो बहुत सी रीजन थे यहाँ पर भी, बहुत यहाँ तक नीट का मुद्दा उठा, लेकिन ऐसे कई अन्य मुद्दे भी थे जो लोग शेयर कर रहे थे। इसी तरह 1857 हुआ था। तो थोड़ा कुछ बताओ 1857 के बारे में कि कारतूसों के अलावा और क्या क्या मुद्दे थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, जब ये आंदोलन शुरू हुआ किस तरह से हुआ। थोड़ा देखो, कहानी मैं बताता हूँ आपको 1857 विद्रोह की। होता क्या है कि दिन था 11 मई 1857। सूरज जो था अभी सवेरा पसर ही रहा था। दिल्ली की सड़कों पे अभी ज़िंदगी जागी नहीं थी। तभी होता क्या है कि यमुना पार करके सिपाहियों का एक दस्ता आता है। सामने दिखाई देता है चुंगी का दफ्तर। वो सिपाही उसमें आग लगा देते हैं और लाल किले की तरफ बढ़ चलते हैं। ये वही सिपाही थे जो एक दिन पहले मेरठ में अपने अधिकारियों का कहना, आदेश इनकार कर दिया था, उनकी हत्याएं करके आ रहे थे और इनको अब नेतृत्व चाहिए था। और जैसे ही ये दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं, दिल्ली मानो नींद से जाग गई हो। एक अच्छी खासी भीड़ इनके पीछे चल देती है, उसी उत्साह के साथ जो उत्साह आपको इस आंदोलन में देखने को मिला था। और ये सीधे पहुंचती है जाके लाल किले पे। इन विद्रोहियों का या कहें क्रांतिकारियों का ये मानना था कि बहादुर शाह ज़फ़र जो उस समय मुग़ल बादशाह थे वो इनका नेतृत्व करें। जब ये पहुंचती है दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र के द्वार पर, तो बहादुर शाह सोचते, पहले तो वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो खुद पेंशन के उस पे थे, बुज़ुर्ग हो चुके थे। उनके मन में ये संशय भी था कि पता नहीं मैं नेतृत्व कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इनके इरादे क्या हैं। लेकिन कहते हैं कि जब नीयत साफ़ होती है ना, जब असंतोष का भाव प्रबल होता है, तो कहीं ना कहीं वो बात माननी ही पड़ती है। तो बहरहाल बहादुर शाह ज़फ़र को भी उनको अपनी सहमति की, अपने नेतृत्व की मंजूरी देनी पड़ी। और ये उनके लिए अनिवार्य इसलिए था
क्योंकि मुग़ल सल्तनत भले ही उस समय कमज़ोर हो चुकी थी, पेंशन पे था, लेकिन मुग़ल सल्तनत भारत की मुग़ल सल्तनत थी। भारत दिल्ली का शासन यानी कि देश का शासन था वो, है ना। तो इनको एक राजनीतिक पहचान मिल गई। यहीं से आरंभ होता है 1857 का विद्रोह। दिल्ली के सभी जो चौकियाँ होती हैं, जो अंग्रेज़ी चौकियाँ होती हैं, इनको उखाड़ फेंकते हैं ये सिपाही कि उस पर कब्ज़ा करते हैं, जिस पे नहीं कब्ज़ा कर पाते हैं उसको जला देते हैं। साइमन फ्रेज़र जैसे कुछ राजनीतिक अधिकारी, अंग्रेज़ी अधिकारी भी मारे गए। कहने को तो ये एक असफल विद्रोह था, लेकिन ये असफलता के साथ एक साहसिक विद्रोह भी था। और जब बहादुर शाह ज़फ़र दुती इनको अपना नेतृत्व देते हैं, तो दिल्ली की जनता में, भारत की जनता में उन पुराने दिनों की याद तरोताज़ा हो जाती थी जब दिल्ली की शान और शौकत अपने चरम पर थी। उनके अंदर वही पुराना भारत दिखाई देता था। तो होता क्या है, धीरे धीरे ये विद्रोह जो है दिल्ली से होता हुआ आपका मध्य भारत, पश्चिमी भारत और उत्तर भारत में इसकी लहर फैल जाती है, और सिपाहियों के साथ साथ नागरिक भी इसका साथ देते हैं। और ऐसा नहीं था कि ये जो सुगबुगाहट थी ये तुरंत ही चल पड़ी हो, इसकी सुगबुगाहट आपको पहले भी देखने को मिलती थी। फिर चाहे वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री हो या फिर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे की तो गाथा सुनी ही होगी आपने। अपने अधिकारी साइमन फ्रेज़र की हत्या कर देते हैं। 7वीं नेटिव इन्फेंट्री जो अवध की रेजिमेंट थी, उसने भी अपने अधिकारियों का आदेश मानने से मना कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस आदेश की तालीम उनको दी जाती थी, जिसकी ट्रेनिंग ये सिपाही लेते थे, उस ट्रेनिंग को इन्होंने फूंक मार के उड़ा दिया। तो यही जो विद्रोह था धीरे धीरे फैलता चला गया। धीरे धीरे ये जितने तुम्हारे महत्वपूर्ण केंद्र थे, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, बरेली हो, जगदीशपुर हो, इन सभी महत्वपूर्ण केंद्रों में ये विद्रोह तेज़ी से फैला। और हुआ क्या, जहाँ कहीं भी कहते हैं कि प्रशासन के पांव उखाड़ दिए इन्होंने। अंग्रेजी प्रशासन इनके सामने टिक नहीं पा रहा था। तो सब कुछ तो था, लेकिन नेतृत्व तो नहीं था। और नेतृत्व के लिए इन सिपाहियों ने क्या किया, जो वहाँ के क्षेत्रीय राजा थे, ज़मींदार थे, नवाब थे, उनको नेतृत्व करने का आह्वान किया। जैसे कानपुर में नाना साहब भी कहते हैं ना कि अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो कुछ ना हो, असंतोष से पीड़ित वो अवश्य होगा, भले ही उस असंतोष के कारण उसके निजी रहे हों। भाई नाना साहब जो थे, वो जो पेशवा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पूना से निर्वासित किए जा चुके थे, पेंशन पे कानपुर में थे। और जब निर्वासन होता है, जैसे तुम कभी किसी रियासत के राजा रहे हो जहाँ तुम्हारा शासन चलता हो, तुमको तुम्हारे इस देश से निकाल कर किसी दूसरे राज्य में रख दिया जाए और पेंशन पे रखा जाए, तो असंतोष, उस निराशा, उस कुंठा की कोई सीमा नहीं रहती है। तो कुंठित थे। जब देखा कि एक माहौल मिल गया, सिपाहियों ने आह्वान किया, तो कानपुर से जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था। और यही तुम्हारे लखनऊ में है ना, लखनऊ का जो नेतृत्व था बेगम हज़रत महल ने किया था। और उनके जो पुत्र थे बिरजिस कादिर, उनके प्रति एक गहरी सहानुभूति भी थी जनता की। वो अपने आप को नवाब घोषित करते हैं लखनऊ का, अवध का नवाब घोषित करते हैं। और जो उनका प्रशासन होता है उसमें वो हिंदू मुस्लिम सभी को महत्वपूर्ण पदों पर, मतलब बराबर रूप से महत्वपूर्ण पद प्रदान करते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भाईचारे की जो भावना है वो देश में कोई आज की नहीं है, वो बहुत पहले की थी। सामंतवाद जो है, जो कहते हैं ना कि धर्म के माध्यम से विद्रोह कर देना, धर्म के माध्यम से नफ़रत फैला देना, हिंसा फैला देना, ये अंग्रेज़ों की देन थी। 1905 हो या फिर 1905 का बंगाल विभाजन या फिर 1909 का भारत का चार्टर अधिनियम, इन्होंने ही भारत के दो भाइयों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और 1857 के विद्रोह में जो एकता देखने को मिलती है वो दिखाती है कि देश की जनता एक थी। वही एकता आज हमें भी वही एकता आप दिल्ली में देखने को मिली थी। मुसलमान जो थे वो खाना खिला रहे थे, सिख पंखा डुला रहे थे,
हिंदू पानी पिला रहे थे, है ना। कहते हैं कि जब आप किसी धर्म से उठ करके वी द पीपल ऑफ इंडिया के भाव में आते हैं तब देश बनता है। तो यही 1857 का विद्रोह था। और दूसरी तरफ आपका बरेली का जो क्षेत्र था, वहाँ पर उसका जो नेतृत्व था वो रुहेलखंड के एक नवाब थे, खान बहादुर। वो भी पेंशन पर ही थे। शुरुआत में तो ये तटस्थ रहे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखा इन्होंने, खान बहादुर ने। लेकिन कहने को आता है कि इन्होंने विद्रोहियों के बारे में वहाँ के अधिकारी को सचेत भी किया था। लेकिन जब एक लहर चल पड़ी तो उस लहर में ये भी बह गए। इन्होंने भी अपने 40,000 सिपाही इकट्ठा करते हैं और अंग्रेज़ों का डट कर सामना करते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके कुंवर साहब। कुंवर लगभग 70 साल के थे, 60 या 70 साल के थे कुंवर साहब, बूढ़े हो चुके थे, बिहार के थे, जगदीशपुर। तो कहते हैं कि इनकी जो संपत्ति थी वो अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। ये दिवालिया होने की नौबत इनकी आ गई थी। और जब दिवालिया होने की नौबत आ गई इनकी, तो इन्होंने कई बार गुहार लगाई अंग्रेज़ सरकार के कि साहब दे दीजिए हमको हमारी संपत्ति, है ना, कुछ तो जीने दो। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकी एक नहीं सुनी। तो वही निराशा कुंठा मन में व्याप्त थी। हालांकि इन्होंने विद्रोह में नेतृत्व की कोई योजना नहीं बनाई। लेकिन जब वो भीड़ सीधे तुम्हारे दीनापुर से मैं क्षेत्र बोल रहा हूँ, आरा तक पहुँचती है, जब जैसे ही वो भीड़ आरा पहुँचती है वैसे ही ये भीड़ के साथ हो लेते हैं और उसका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही नेतृत्व धीरे धीरे मिलता चला गया। कारण अनेक थे, असंतोष का भाव सबके अंदर था। कोई सरकार से परेशान था, कोई नीतियों से परेशान था। अब जैसे झांसी को ही ले लो, झांसी की कहानी तुमने सुनी होगी, चमक उठी सन 57 में, सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता आज भी लोगों की जुबां पे याद है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। उसमें एक लाइन आती है, मुझे याद आ रही है कि महलों ने दी चिंगारी, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी चिंगारी, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। स्वतंत्रता की ये चिंगारी अंतर तम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती, झांसी चेती दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थीं। कानपुर मेरठ ने मिलकर खूब धूम मचाई थी। जबलपुर और ज्वालापुर में कुछ हलचल अकुसानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इनका तो वो गाथा ही अलग है। होता क्या है, गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, निसंतान मरते हैं राजा जी। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसमें एक प्रावधान था। प्रावधान ये था कि जो दत्तक पुत्र हैं उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो झांसी की रानी उनका एक दत्तक पुत्र था। तो उन्होंने कई बार गुहार भी लगाई अंग्रेज़ सरकार से कि हमारे दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मान लिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों की बुरी नज़र झांसी पर थी, उस क्षेत्र पर थी। कई बार उन्होंने गुहार लगाई। उन्होंने ये तक भी कहा, और ऐसा नहीं उन्होंने शौक़ में कहा हो, क्योंकि कोई भी राजा हो, जैसे आप हैं, हम जानते हैं हमारी शक्ति क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हम किससे कितना लड़ सकते हैं, हमें पता होता है। इसीलिए उन्होंने गुहार भी लगाई कि झांसी की तरफ से आपको कोई खतरा नहीं होगा, हम इस विद्रोह में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं, इसको उत्तराधिकारी मान लिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ सरकार उनके साथ दुश्मनों की तरह भी व्यवहार करती है, ऐसा लगता है कि वो शत्रु हों। तो होता क्या है, जब किसी के अस्तित्व की पे बात आती है तो तलवार तो फिर खींच ही लेता है। जब कुछ बचा ही नहीं है खोने को तो फिर पूरी जान से लड़ता है। और दिखाया भी महारानी लक्ष्मीबाई ने कि कैसे वो जब दुश्मन को तुम्हारी तारीफ़ करने पड़ जाए तो उसकी वीरता का क्या ही कहना। तो हुआ भी यही, वही लगभग मार्च का महीना 1858 में वो युद्ध हुआ जिसमें वीर गति को प्राप्त हुई। तो यही कहानी थी धीरे धीरे जो चलती चली गई। कहने को विद्रोह का तो दमन तो हो गया, लेकिन वही बात है कि तलवारें मिट जाती हैं, लेकिन वीरता की गाथाएं जो हैं वो अमर हो जाती हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आंदोलन हुआ 1857 में भी बहुत से लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था।
हाँ, इसमें भी दिया था। इसमें भी लोग ऊंची पार्टी को ही साथ दे रहे थे जो सिंहासन पर बैठे हुए थे। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विद्रोह पूरा हमें उसकी याद दिलाता है। वही बात है कि जहाँ से आपके हित सजते हैं, है ना। अब जैसे हम तुमको 2-2.5 करोड़ रुपया दे दें, मैं कितना भी गलत करूं, अगर आपका ज़मीर जिंदा होगा तभी आप विद्रोह करेंगे। ज़मीर की एक अपनी कीमत होती है, वो हर कोई नहीं अदा कर पाता है। तो यही विद्रोह था। ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए। सवाल ये उठता होगा कहीं ना कहीं कि एक सिपाही की नौकरी, है ना, सरकारी नौकरी, आप तो देखिए रहो सरकारी नौकरी का क्या महत्व है। उस समय भी महत्व था। अंग्रेज़ सरकार की नौकरी, बधी बधाई पेंशन और कुछ सुविधाएं भी। तो इस सुविधा को छोड़ करके लोग अनिश्चितता के दलदल में क्यों कूद पड़े? कुछ तो रीजन रहा होगा। इसकी खबर आपको मिलती है। बिपिन चंद्रा लिखते हैं कि 2 सिपाहियों की बातों में वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इन दिनों अंग्रेज़ सरकार कितनी अनीति कर रही है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दूसरा कहता हाँ पता है कि अंग्रेज़ सरकार जो है वो हमारा धर्म भ्रष्ट करने पे लगी हुई है, हमको ज़बरदस्ती ईसाई बनाने पे लगी हुई है, इसीलिए हम अपने धर्म पर कायम रहते हुए हमने किसी भी म्लेच्छ को जीवित नहीं छोड़ा और दिल्ली प्रशासन स्थापित किया। इससे स्पष्ट ये होता है कि उस समय अगर कुछ सबसे महत्वपूर्ण था जनता में तो वो था धर्म। और युद्ध की, और अंग्रेज़ सरकार कहाँ से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। ईसाई, और ईसाई में मांसाहार होता है। और भारत में क्या था? ऊंची जाति, निम्न जातियाँ। और इसके लिए अंग्रेज़ सरकार ने प्रयास भी किए। इन्होंने क्या किया कि जो ऊंची जातियाँ थीं उनको लेने से इनकार कर दिया धीरे धीरे, और निम्न जातियों को भर्ती करने लगे। लेकिन बंगाल हुआ, बिहार हुआ, इन सब में जो दबदबा था वो ऊंची जातियों का था। उच्च जाति तथा कथित उच्च जाति कहे जाने वाले उनका था। तो वो विद्रोह, ये जो असंतोष था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। एक ये कारण था कि धर्म आड़े आ रहा था। और आज भी कहते हैं कि भैया अपना धर्म बचा के रखना। धर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भारत में। और यही असंतोष उस विद्रोह का कारण बना। एक तो ये कारण था। दूसरा, सिपाही क्यों कूद गए थे जो उसमें नौकरी कर रहे थे? भाई वहाँ काले गोरे का भेदभाव था, है ना। भारत का सिपाही चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो हमेशा गोरे सिपाही के अधीन ही रहता था, है ना। उसको 70 रुपये मिलना है तो उनको 80 रुपये मिलने हैं। जितने भी निम्न काम होते थे सब भारतीय सिपाहियों से करवाए जाते थे। और दूसरी चीज़, जो ज़मींदारी प्रथा थी, भाई लगान किससे